दोस्तों, क्या आपको पता है कि लीबिया ने सहारा के रेगिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी बनाई थी, लेकिन इसे आखिरकार बनाया कैसे गया? जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी कैसे लाया गया? इस प्रोजेक्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता? प्रकृति ने इस दुनिया को ढेर सारे संसाधन दिए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह संसाधन समान रूप से वितरित नहीं हुए। अगर पानी की बात करें तो धरती का 71% हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन इसका अधिकतर भाग खारा पानी है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पानी हमारे इस्तेमाल के लिए है वो सिर्फ 2 ग्लेशियर, वायुमंडल या जमीन के अंदर कैद है। इस वजह से पीने लायक पानी का हिस्सा सिर्फ 0.5% बचता है, जो पूरी दुनिया में बराबरी से नहीं बनता। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पीने तक के लिए पानी नहीं बचता। इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग समाधान अपनाए गए हैं। कहीं समुद्री पानी से लवण हटाकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है, तो कहीं आर्टिफिशियल बारिश, क्लाउड सीडिंग की जाती है। दक्षिण अफ्रीका के हालात तो इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने अंटार्कटिका से आइसबर्ग लाकर केप टाउन तक पहुंचाने की योजना तक बना ली थी। लेकिन आज हम जिस समाधान के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है करीब 50 साल पहले की, जब लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नदी बनाने का ऐलान किया और इसे सच करके दिखाया। लीबिया एक ऐसा देश जो पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अगर इसे सैटेलाइट से देखा जाए तो कहीं भी हरियाली का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। यहाँ बारिश इतनी दुर्लभ है कि लोग सालों तक बारिश नहीं देख पाते। लीबिया का 99% हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है और कई इलाकों में 10-10 साल तक बारिश नहीं होती। हालांकि तेल भंडार के मामले में लीबिया दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, लेकिन ताजे पानी के मामले में यह बिल्कुल विपरीत था। यहाँ एक भी प्राकृतिक नदी नहीं थी, लेकिन 1950 में जब लीबिया में तेल की खोज की जा रही थी तो वैज्ञानिकों को एक और बहुमूल्य खजाना मिला, और वह था पानी। सहारा के नीचे हजारों सालों से जमा फॉसिल वाटर का एक विशाल भंडार, जिसे नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर कहा जाता है। यह भंडार करीब 1 लाख क्यूबिक किलोमीटर मीठे पानी से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर पूरी दुनिया इस पानी का 40 सालों तक इस्तेमाल करे तब भी ये खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये पानी लीबिया के पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा पाया जाता था। इस खोज को देखते हुए मुअम्मर गद्दाफी ने तय किया कि इस पानी को निकालकर पूरे देश में पहुंचाया जाए। ये योजना जितनी शानदार थी उतनी ही मुश्किल भी, क्योंकि यह पानी लीबिया के दक्षिणी हिस्से में था, जबकि ज्यादातर शहर उत्तरी हिस्से में बसे थे। इस पानी को वहां तक ले जाने के लिए एक आर्टिफिशियल नदी बनानी पड़ती, जिसकी लंबाई लगभग 220 किलोमीटर होती, यानी दिल्ली से मुंबई के बराबर। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो एक और बड़ी चुनौती सामने आई। सहारा की कड़कती गर्मी में अगर पानी को खुले में बहने दिया जाता तो वह भाप बनकर उड़ जाता। इसका समाधान यह निकाला गया कि एक विशाल पाइपलाइन सिस्टम बनाया जाए जो रेगिस्तान के नीचे से होकर गुजरे और पानी को सीधे शहरों तक पहुंचाए। लीबिया ने इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों किलोमीटर लंबे पाइप बिछाए गए जो व्यास में इतने बड़े थे कि उनके अंदर से ट्रक गुजर सकता था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अरबों डॉलर खर्च हुए और 1984 में इसका पहला चरण शुरू किया गया। जब पहली बार रेगिस्तान में पानी की नहरें बनी तो यह एक चमत्कार जैसा नजारा था। सूखी धरती पर जीवन लौट आया, खेती होने लगी और लीबिया ने एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी परियोजना को लगभग खत्म कर दिया। गद्दाफी का यह प्रोजेक्ट पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया, क्योंकि यह लीबिया को आत्मनिर्भर बना सकता था। 2011 में जब लीबिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ तो इस नदी को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। नाटो के हमलों में इस परियोजना के कई हिस्से तबाह कर दिया गया और पाइपलाइन सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। इस समस्या से निपटने का मतलब था कि 820 किलोमीटर लंबी नदी को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए विशालकाय पाइप्स की जरूरत थी। हर एक पाइप 13 फुट मोटा था और उसका वजन 80 टन था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 5 लाख पाइप्स बनाए गए। तब जाकर 2800 किलोमीटर लंबी यह नदी अस्तित्व में आई। इतने विशाल पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में कई फैक्ट्रियां स्थापित की गईं, जहां ये खास पाइप तैयार किए जाने लगे। ये पाइप्स कंक्रीट और स्टील से बने थे और हर एक पाइप में 8 किलोमीटर लंबी स्टील वायर इस्तेमाल की गई थी। अगर सभी पाइप्स में लगी स्टील वायर को जोड़ दिया जाए तो यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 100 चक्कर लगा सकती है। हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए बड़े स्तर पर पाइप्स का निर्माण शुरू हुआ। इन पाइप्स को निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए भारी भरकम ट्रकों का उपयोग किया गया। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय लीबिया में कोई विकसित सड़क नेटवर्क नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनियों को बुलाया गया।
जिन्होंने पहले फेज में 3,200,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इसके बाद खुदाई का काम शुरू हुआ क्योंकि पाइप्स को जमीन के 20 फीट नीचे बिछाया जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर निकाले गए। ये सब सिर्फ इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले फेज का हिस्सा था, जिसमें $5 बिलियन खर्च किए गए। इसके बाद 1979 में फेज 2 का काम शुरू हुआ। इस फेज में सबसे पहले पानी के पाइप्स को त्रिपोली तक पहुंचाया गया, जो लीबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके लिए जबल हसू में 2 बड़े कुएं खोदे गए, जहां से 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया और इसे पाइप्स के माध्यम से त्रिपोली तक लाया गया। यह पाइपलाइन 700 किलोमीटर लंबी थी। तीसरे चरण में कुफ्र में और भी कुएं खोदे गए और वहां से पाइपलाइन बिछाकर बेंगाजी तक पानी लाया गया, जो लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये दूरी 100 किलोमीटर लंबी थी। इसके बाद चौथे चरण में इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 विशाल जलाशय भी बनाए गए थे। ये जलाशय अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए गए थे और इनका व्यास 1 किलोमीटर था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नदी और सबसे बड़ा सिंचाई तंत्र है। इस प्रोजेक्ट के जरिए निकाला गया पानी न केवल लीबिया के 7 मिलियन लोगों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता था, बल्कि इसका 70% हिस्सा कृषि और औद्योगिक जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके चलते लीबिया के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में हरियाली में काफी वृद्धि हुई थी। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने में भारी खर्च आया होगा। कई आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना पर $25 बिलियन से भी अधिक की लागत आई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लीबिया ने इस परियोजना के पहले 3 चरणों को समय पर और बिना किसी विदेशी वित्तीय सहायता के पूरा कर लिया था। हालांकि यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियरों और मजदूरों को प्रशिक्षण जरूर दिया था, लेकिन किसे पता था कि किस्मत इतनी क्रूर हो जाएगी। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर छिड़ गया। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई और नेटो की एक एयर स्ट्राइक में फेज 4 और फेज 5 के लिए बनाई जा रही पाइप्स की फैक्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस बिंदु पर आकर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य रोक दिया गया। 2014 से 2020 तक चलने वाले दूसरे सिविल वॉर के दौरान पूरे बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। पाइप्स की मरम्मत और रखरखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पानी की सप्लाई कई बार बाधित हुई। 10 अप्रैल 2020 को लीबियन राजधानी त्रिपोली सूखने लगी और आज की स्थिति यह है कि पहले से ही पूरा हो चुके चरणों को भी ठीक से बनाए नहीं रखा जा रहा है। त्रिपोली और बेंगाजी दोनों ही शहरों में पानी की भारी कमी हो चुकी है। वहीं जलाशयों की हालत भी दयनीय है और वे काफी हद तक खाली हो चुके हैं। आज लीबिया उस स्थिति में पहुंच गया है जहां कभी पानी खुशहाली लेकर आया था, अब वही देश पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें।